हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम हाजिर हैं एक और मजेदार लाजवाब दमदार टॉपिक के साथ। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। इतना मीठा टॉपिक है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। ठीक है, वो क्या है ना कि हर कर्ज दोस्ती अदा कौन करेगा, अगर हम ही ना रहेंगे तो दोस्ती कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे प्यारे रसगुल्लों को सलामत रखना, वरना मोनू सर का नाम रोशन कौन करेगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। बड़ा ही ये प्यारा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल तरीके से आज इसका निपटारा करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले ये भी तो जानना जरूरी है बच्चों कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है और साथ ही आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो सबकी परिभाषा भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए भैया सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं बच्चों। वैद्युत धारा चैप्टर की ये टॉपिक है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जानेंगे विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। बड़ा ही आसान है। ठीक, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाए। भाई कोई आवेश है, एकांक आवेश को क्या करना है भाई, पूरे परिपथ में, मतलब कोई मान लेते हैं इस तरह से परिपथ है। ठीक है, तो यहां पर ठीक, तो पूरे परिपथ में क्या करना है, प्रवाहित करना है। तो पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है या प्रदान की जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसको बच्चों ई से दर्शाते हैं। समझ में आया भाई, परिभाषा एकदम सिंपल है। ये एक नंबर में कभी कभार परिभाषा भी पूछ लेता है, इसलिए भैया परिभाषा भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल हमने क्या बताया कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ का मतलब सेल सहित, ठीक, सेल सहित, यहां पर सेल को छोड़कर नहीं, तो पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी ऊर्जा को कहते हैं विद्युत वाहक बल, यानी E। तो भी यहां पर जो फार्मूला होता है वो E बराबर होता है बच्चों W/Q। E बराबर W/Q ये फार्मूला होता है। अब यहां से भी आप चाहेंगे तो मात्रक भी निकाल सकते हैं। ठीक, यहां से बच्चों आप मात्रक भी तो निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये भाई यहां पर W क्या है, ऊर्जा। ठीक, एक प्रकार का जो कार्य है वो भी ऊर्जा का ही रूप होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक तो जूल है। और ये चीज ध्यान देना कि आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक आ गया वो क्या आ गया, जूल प्रति कूलाम आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लियर। अब उसके बाद दूसरा है कि टर्मिनल विभवांतर क्या है। टर्मिनल वोल्टता या फिर इसको विभवांतर कह लें, तो ये तो और भी ज्यादा आसान है कि एक बंद परिपथ में, ठीक, यानी क्या है कि बंद परिपथ का मतलब क्या है, उसमें कुंजी बंद हो, मतलब पूरी तरह से वो बंद है। तो एक बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होगा, क्योंकि सेल में होते क्या है भैया, तो सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इलेक्ट्रोडों के बारे में। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जब क्या हो, पूरा ये बंद परिपथ हो, ठीक, तो बंद परिपथ में ये इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है बच्चों, उसी को कहा जाता है टर्मिनल विभवांतर। ठीक, या टर्मिनल वोल्टता। और इसको भी अगर परिभाषा लिखना चाहेंगे ना, मतलब इसका फार्मूला, तो जहां पर ई होता है वहीं पर ये वी लिख दिया जाता है, यहां पर W0 लिख देते हैं, W मतलब डैश लिख देते हैं अपान Q। तो ये हो गया भाई टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला। ठीक, बहुत कुछ विशेष अंतर नहीं होता है इनमें। ठीक, जहां पर E था वहां पर V हो गया, जहां W था W डैश हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर। ठीक, और एक चीज ध्यान देना, इसका जो मात्रक हम अवया करके, इसका विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट में ही होता है भैया, क्योंकि ये हमने बताया ना कि पूरा विभवांतर ही तो समझो होता है। अब उसके बाद है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये परिभाषा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, तो दो तरीके से परिभाषा इसकी हम देख सकते हैं। भाई एक आसान वाला भी बताएंगे जो एक लाइन में होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए बच्चों, जब किसी भी
जब किसी सेल की प्लेटों को, ध्यान से समझिएगा, कोई सेल की प्लेटें हैं, जब किसी सेल की प्लेटों को क्या करते हैं, हम तार द्वारा जोड़ देते हैं, तार के द्वारा जोड़ देते हैं, तो होता क्या है, मान लेते हैं, देखिएगा ये प्लेटें बाहर हैं, ये अंदर वाला, ये अंदर का पार्ट है और ये बाहर का है। गौर से समझिएगा भैया कि जब क्या होता है कि सेल की प्लेटों को तार के द्वारा जोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि सेल के बाहर जो प्लेटें होती हैं उनमें धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा बहती है। कहां? सेल के बाहर। लेकिन सेल के भीतर क्या होता है, वैद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। ठीक, इससे होता क्या है कि भाई जो सेल के अंदर घोल होता है, यानी वैद्युत अपघट्य का जो विलयन होता है जिसको कहते हैं, तो जो सेल का घोल होता है, तो इसमें जो भी घोल है वो क्या करता है बच्चों, धारा में प्रतिरोध या धारा में एक बाधा उत्पन्न कर देता है। यानी सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न कर देता है और इसी बाधा को कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया? परिभाषा हमने क्या बताया कि जब सेल की प्लेटों को तार से जोड़ देते हैं, ठीक भाई, जब जोड़ देंगे इसमें धारा का प्रवाह होगा, तो सेल के बाहर प्लेट में धन सिरे से ऋण प्लेट की ओर धारा बहने लगती है। फिर अंदर क्या होता है, अंदर सेल के घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा बहने लगती है। इससे जो सेल का घोल होता है वो वैद्युत धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न कर देता है। इसी बाधा को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं भाई। लेकिन हम इतना मतलब गाथा लिखाएंगे नहीं, है ना, हम अपने रसगुल्लों को एक सिंपल वाली परिभाषा बताएंगे जो आसानी से भाई याद हो सके। तो यहां पर लिखेंगे भाई कि सेल का घोल, सेल का घोल वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे सेल का आंतरिक, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसे कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर से दर्शाते हैं, कहते हैं। तो भैया है ना मजेदार, है ना रसगुल्लों सिंपल कि सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है या जो प्रतिरोध लगाता है, ऐसे भी कह सकते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो रहा भैया विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध में मतलब ये परिभाषाएं। अब चलते हैं भाई जो हमारा आज का टॉपिक है वो समझते हैं ना, क्योंकि आज हमको सीखना इसके बीच क्या रिलेशन होता है तो वो समझेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भैया, यहां पर आप देख रहे होंगे एक परिपथ है, ठीक, एक परिपथ है जिसमें विद्युत वाहक बल E है और साथ ही इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध ये R है और साथ में क्या है, एक कुंजी जुड़ी हुई है, बाह्य प्रतिरोध आपको R दिखाई पड़ रहा है और इसमें क्या है, एक यहां पर विभवांतर भी है और साथ में यहां पर ये मतलब इसके ये धारा मापी यंत्र है और इसमें जब ये कुंजी के है, इसको अपन बंद कर देंगे तो कुंजी को बंद करने पर या तो इसमें एक धारा ये देख रहे हैं I बहने लगती है। तो इतना कुछ सीन तो समझ में आ गया और यही चीज हमने यहां पर छाप दिया है। तो आपको लिखना क्या है बच्चों, लिखना यही है कि माना E विद्युत वाहक बल तथा R आंतरिक प्रतिरोध वाली एक सेल को एक कुंजी के द्वारा किसी बाह्य परिपथ में जोड़ दिया गया है। तो भाई इसको एक स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक, जिसका प्रतिरोध यानी कैपिटल R है, यानी बाह्य प्रतिरोध है ये, ठीक। कुंजी को बंद करने पर या कुंजी को दबाने पर परिपथ में क्या है, धारा I बहने लगती है, ठीक, प्रवाहित होने लगती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, कुल प्रतिरोध परिपथ का बच्चों। सबसे पहले हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा भैया बताइएगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R,
यही तो होगा ना भाई, क्योंकि जब कुल की बात आ जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ये एक आर लगा है, यानी बाह्य प्रतिरोध, और एक आंतरिक प्रतिरोध। तो भाई क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हम निकालेंगे इसके बाद अब परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक, परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो धारा बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो भाई देखिए अगर ओम का नियम पढ़ा हो तो I बराबर V अपान R ऐसे कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि R बराबर V अपान I यही होता है ओम का नियम, तो I बराबर V अपान R होता है। V यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर ये विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है, और नीचे कुल प्रतिरोध, तो यहां पर हम लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, तो यहां पर लिखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और नीचे क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो इससे क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से समझिएगा, ये I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है, नीचे क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध है तो R प्लस R है। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं भाई, गुणा करा देते हैं, इसका हम क्रॉस गुणा करा देंगे ना बच्चों, तो ये हो जाएगा I इंटू आर प्लस, ठीक, I इंटू आर, और यहां पे प्लस I इंटू आर, ये स्मॉल में बराबर क्या है बच्चों, तो यहां पर बराबर है, ठीक है। ठीक, ये इतना हो जाता है। इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं। अब लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे कि चूंकि, लिखेंगे चूंकि, लिखना है कि यदि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच, बाह्य प्रतिरोध जो है बच्चों, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V हो, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, मतलब इसको कई चाहे जिस फॉर्म में लिख सकते हैं ना भैया, हम यही तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V बराबर I इंटू आर, क्योंकि आपका ओम का नियम होता क्या है, तो ओम का नियम V अपान I बराबर R, यही तो होता है ना, या R बराबर V अपान I, तो यहां से V बराबर हम I इंटू आर लिख सकते हैं, इसका अगर क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये चीज हमने लिख दिया। अब ये जो I इंटू आर के बराबर V रख देना है, I इंटू आर के बराबर V रख देना है, क्लियर। तो यहां पर हम करेंगे क्या बच्चों, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई कि I इंटू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है रसगुल्लों, तो समीकरण 1 यही तो है। समीकरण 1 में हम रख देते हैं भैया, ये मान यहां पर रख देंगे, तो इसके स्थान पर तो हम V रख देंगे, क्योंकि I इंटू आर के बराबर V है, तो I इंटू आर के बराबर V रख दिया, और यहां पर एक मिनट, चिन्ह क्या है, प्लस है, यहां पर ये हो गया प्लस I इंटू आर है और बराबर E है। तो इसको सही से अगर लिखना चाहेंगे, सही से लिखना चाहेंगे तो V बराबर, सही से लिखेंगे भैया, तो V बराबर हो जाएगा E माइनस I इंटू आर। सही से लिखेंगे तो इसका सही जो रूप है V बराबर करेंगे तो ये I इंटू आर है, उधर चला जाएगा, नहीं इधर माइनस में हो जाएगा। तो यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। देख रहे हैं आप साथ साथ, V क्या है, टर्मिनल विभवांतर, E क्या है, विद्युत वाहक बल, स्मॉल r क्या है बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध। तो यही रिलेशन हो जाता है भाई। अब शायद है कि भाई इससे आसान आपको मिल सके, क्योंकि इसको और तरीके से भी लगाया जा सकता है, बट ये वाला एकदम आसान तरीका है, इसमें आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं भाई, इससे आसान तो नहीं मिल सकता, इतना तो हम जानते हैं। समझ में आ गया भैया क्या करना है कुछ। सबसे पहले हमने इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लिया, परिपथ में धारा I बराबर V अपान आर के फॉर्म में याद रखना, तो यहाँ पर मतलब इसके लिए निकाल रहे हैं, तो भाई ये विद्युत वाहक बल ऊपर हो गया, नीचे कुल प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल E है, नीचे कुल प्रतिरोध R प्लस R है। हमने त्रियक गुणा करा के ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। फिर यदि बाह्य प्रतिरोध ये जो R है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V हो, तो ओम के नियम से, ओम का नियम कहता क्या है भाई, ओम का नियम ये होता है
आई बराबर वी अपान आर लिखें, या आर बराबर वी अपान आई, या फिर वी बराबर आई इंटू आर, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई इंटू आर, आई इंटू कैपिटल आर, इसके स्थान पर वी हमको मिल गया और हमने क्या किया, आई इंटू आर का यही मान उठाकर समीकरण 1 में रख दिया, v प्लस आई इंटू आर बराबर e के हो गया। फिर हमने क्या किया, v बराबर जब लिखा आई इंटू आर है तो इधर चला जाएगा, ये माइनस में हो गया। तो यही क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। क्लियर हो गया। चलिए भैया इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब उसके बाद ये कर लेना है, ठीक। तो बस भैया आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग कंजूसी बहुत करते हो भैया, करते नहीं हो भाई, दुश्मनी है क्या, नहीं है ना बबुआ, तो कर लीजिए ना, फटाक से कर लीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट आप लोग करते ही नहीं हो तो भाई हमको भी थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, हमको भी भाई एक जोश जुनून मिलता है, खुशी मिलती है तो आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, और वो आप लोग करते ही नहीं हो। ठीक, फिर आपकी मर्जी। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।